देखिए बायोलॉजी में परिवहन ट्रांसपोर्ट चैप्टर है, थ्योरी प्लस टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है और हमारी जो वेन है, नसें है, ये सबको मिला करके वो सिस्टम जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करता है, इसको हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ब्लड किसको कहते हैं? ब्लड जो है वो गाढ़े रंग का, लाल रंग का होता है और गाढ़ा क्षारीय तरल तत्व होता है, जो सभी उत्तकों को जोड़ने का काम करता है, सभी उत्तकों तक खाना पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि सभी उत्तकों तक खाना पहुंचाने का काम करता है और ये तरल होता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा किसको कहते हैं जी? प्लाज्मा जो है ये आपका तरल भाग होता है, जिसमें WBC RBC नहीं होता है। WBC RBC को अगर ब्लड से निकाल दें तो जितनी भी चीजें ब्लड में बच जाता है वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। सीरम किसको कहते हैं? तो फाइब्रिनोजिन, जो कि एक हमारा तत्व होता है ब्लड के अंदर, जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। तो ऐसा प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा उसको हम लोग सीरम के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे? उसको सीरम कहेंगे। वहीं पर लसिका या फिर उत्तक द्रव क्या होता है? तो ऐसा प्लाज्मा जिसमें WBC तो हो लेकिन RBC ना हो तो उसको लसिका के नाम से जानते हैं। देखिए धड़कन जो है वो क्या होता है, जब आपका जो हार्ट होता है वो फूलता है और सिकुड़ता है, तो फूलने और सिकुड़ने को मिला करके, ये दोनों प्रोसेस मिला करके इसको धड़कन का नाम दिया जाता है। महाधमनी या धमनी क्या होता है? ठीक है, महाधमनी या धमनी क्या होती है? तो बाएं नीले के अगले भाग के दाएं कोने से निकली मुख्य रुधिर वाहिनी जो फेफड़े को छोड़ करके शरीर के अन्य भागों में शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, तो उसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित करने की जो पार्ट है हमारे हार्ट के अंदर, उसको हम लोग महाधमनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर WBC, व्हाइट ब्लड सेल इनको कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर में एक चीज याद रखिएगा, इसका अनियमित आकार होता है और ये अनियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त होता है। तो अनियमित आकार होता है। आकार कैसा होता है जी? अनियमित होता है। अगर पूछे कि आकार कैसा होता है तो आकार अनियमित होता है। दूसरा चीज अगर पूछ ले कि क्या इसके अंदर में WBC के अंदर में न्यूक्लियस है, तो आंसर होगा हाँ, इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सहित है। क्या हीमोग्लोबिन है? तो यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे नहीं, WBC के अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हमने देखा कि WBC के अंदर में इसका आकार अनियमित होता है, हमने देखा कि इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आंसर होगा नहीं सर, हीमोग्लोबिन के अंदर में WBC के अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं क्या है? देखिए एक सामान्य मनुष्य के अंदर में ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो 120/80 जो है एक सामान्य पुरुष के अंदर में, आपको एक सामान्य जो इंसान है उसके अंदर में 120/80 हेल्दी पर्सन के अंदर में ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, चलिए वहीं पर सिस्टोल और डिस्टोल क्या होता है? देखिए जब हमारा ब्लड जो है ना, जब हमारा हार्ट जो है वो क्या करती है, वो हमारे हार्ट जब क्या करती है, ब्लड को पंप करती है, तो पंप करेगी तो वो सिकुड़ेगी, सिकुड़ना जो है वो सिस्टोल कहलाता है। और जब फिर वापस ब्लड भरती है हमारे हार्ट के अंदर में, हृदय के अंदर में, तो वो जो हमारा हार्ट है वो फूलना शुरू हो जाता है, तो इसको डायस्टोल के नाम से जानते हैं। तो यही जो फूलना और सिकुड़ना का प्रोसेस है, इसको हम लोग धड़कन के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन पता है कि ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आपसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए वहीं पर देखिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, ये 3 ऐसे प्रोटीन हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ये ना हो तो रक्त का थक्का हमारा नहीं जमेगा, ब्लड जो है फ्लो होता रहेगा अगर कभी हाथ पांव कट जाता है तो। परिवहन तंत्र क्या होता है? देखिए हर बड़े शरीर के अंदर में आपका ब्लड का एक सिस्टम होता है, एक जाल होता है नस का, जो आपके ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह और खाने को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है, तो इसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो कैसे याद रखें कि पौधे के अंदर में जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछता है। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। जब लिखते हैं जाइलम, जाइलम का मतलब होता है जौ से जल, जौ से क्या होता है? जल। और फ्लोएम का मतलब होता है फ्लोएम, फ्लोएम जो है आपको पता है किससे बना है? तो ये हमारा F से बना है, और F से क्या होता है? फूड होता है। ठीक है, तो जौ से जाइलम, जौ से जल, और फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। ठीक है, तो जल का, जाइलम का काम होता है नीचे से जल को पत्तियों तक पहुंचाना, पौधों तक पहुंचाना,
और बना हुआ जो खाना होता है उसको फ्लोएम क्या करती है, ऊपर से लेकर के, पत्तियों से लेकर के नीचे विभिन्न भागों तक, पौधों तक पहुंचाने का काम वो फ्लोएम का होता है। आई होप कि आप जो है जाइलम और फ्लोएम को अब से नहीं भूलोगे। जौ से जल और फ्लोएम में एफ से हो जाता है फूड हमारा, तो जाइलम और फ्लोएम का कार्य को आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए संवहन उत्तक किसको कहते हैं? पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन जिस विशिष्ट उत्तक के द्वारा होता है उसको संवहन उत्तक कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही उत्तक हमारे क्या करते हैं, ब्लड फूड को और बने हुए खाने को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो जितने भी उत्तक इस काम में लगे रहते हैं वो सारे संवहन उत्तक कहते हैं। संवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो समझ लेते हो कि वो सारे उत्तक जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट उत्तक या फिर संवहन उत्तक के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की जो क्रिया होती है, जल के निष्कासन की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यहां पर है रसारोहण। रसारोहण क्या होता है इसको समझिए। जड़ों के मूल रूम से अवशोषित जल तथा खनिज लवणों की पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया जो है रसारोहण कहता है। रसारोहण, रोहन मतलब क्या होता है, किसी चीज को निचोड़ के ले जाना, रस को निचोड़ लेना। मतलब क्या कि पौधे के जड़ में जो रस है, रस मतलब क्या है, जल है, खनिज लवण है जो आपको चाहिए। ये जल और खनिज लवण की को जब पौधा क्या करता है, निचोड़ लेता है, मिट्टी से निचोड़ करके पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये जो जड़ों के मूल रूम से अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को रसारोहण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्थानांतरण। तो पौधे के अंदर में पौधे का एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ या जलीय घोल का आने जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसको स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चलनी नलिकाएं। ये नलिकाएं पौधे के फ्लोएम की निर्माणकारी घटक होती है जो हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में क्या करती है, वितरित करती है। विसरण क्या होता है? अणुओं का अपने सांद्र क्षेत्र में तनु क्षेत्र की ओर गमन करना जो है विसरण कहलाता है। परासरण क्या होता है? विलायक अणु का तनु घोल से एक अर्ध प्रागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए सांद्र घोल की ओर गमन करना जो है ये क्या कहता है, परासरण कहलाता है। तो परासरण क्या कहते हैं? विलायक अणु का तनु घोल से एक अर्ध प्रागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए सांद्र घोल को हम लोग क्या, सांद्र घोल की ओर गमन करना जो है ये परासरण कहलाता है। तो विसरण का समझ गए आपके, विसरण क्या होता है? तो अणुओं का अपने सांद्र क्षेत्र से तनु क्षेत्र की ओर गमन करना, यानी जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है वहां से अगर अणु जो है उस ओर जाते हैं जिस ओर लिक्विडिटी कम है, जिस ओर अणु कम है, तो ये आपका विसरण कहलाता है। ठीक है, और परासरण क्या होता है? तो विलायक अणु का तनु घोल से एक अर्ध प्रागम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए गए सांद्र घोल की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। ठीक है, तो विसरण मतलब होता है फैलना, परासरण मतलब होता है वापस लौट के आना। तो अणुओं का फैल जाना, दूसरे जगह गमन कर जाना, दूसरी ओर जाना विसरण कहलाता है। और जैसे इत्र की बोतल खोलते हैं तो विसरण के द्वारा आपको, यानी मैं अगर इत्र की बोतल खोलूं तो आप तक जो सुगंध होगी, अगर आप हमारे बगल में होगे तो वो कैसे पहुंचेगी दूसरे कमरे में? ये विसरण के द्वारा पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा जो अणु होता है, जो हमारा एयर का अणु होता है, उसको अगर वहां पर हीट मिलती है तो वो भागना शुरू होता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम क्या होता है, इत्र की बोतल खोलते हैं तो ये विसरण के द्वारा आप यहां से खोली हुई इत्र की बोतल की सुगंध अगले कमरे तक पहुंच जाती है, ये विसरण के द्वारा होता है। परासरण मतलब होता है अणुओं का वापस लौट जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रुधिर वाहिनियां। तो धमनी, कोशिका तथा सीरा को रुधिर वाहिनी कहते हैं। किसको किसको जी? धमनी, कोशिका और सीरा, ये सब मिलकर के रुधिर वाहिनियां कहलाती है। द्विदली कपाट या फिर मिटुल कपाट क्या होता है? तो बाएं आलिंद निलय छिद्र पर लगा कपाट मिट्रल जो है ये कपाट कहलाता है। देखिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसको उतना ध्यान में नहीं रखिएगा। द्विगुण परिसंचरण क्या होता है? शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त का हृदय से होकर 2 बार गुजरना जो है ये आपका द्विगुण परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हृदय चक्र। तो हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना जो है हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। तो हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना जो है हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा SA नोड या फिर साइनो ऑरिकुल नोड। ये क्या होता है SA नोड? ये एक विशेष प्रकार का तंत्रिका उत्तक होता है जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को लयबद्ध रखा जाता है। इसे पेस मेकर भी कहा जाता है, SA को।
ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस चैप्टर में पूछा क्या जाएगा, आपको इस चैप्टर के अंदर में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया जाइलेम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, आपको ये पूछा जाएगा। देखिए मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे यहां पर वीवीआई लिख दिया हमने इसको कि भैया इसको करके जाना आप, जाइलेम और फ्लोएम को, जाइलेम का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, बस इतना ही आप करके चले जाना। यहां से प्रश्न पूछेगा, आपको यह पूछा जाएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर में रक्तचाप कितना होता है, तो आंसर होगा 120/80 होता है, यही पूछेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इससे आगे एक प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के लिए, जो आप पूछेगा आपको, वो पूछेगा कि भैया ये बता दीजिए कि डब्ल्यूबीसी के अंदर में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो आप कहोगे कि ना सर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की खासियत ही यही है कि इसके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको अगर ऐसा बता देते हो। क्या डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित है, तो आंसर होगा डब्ल्यूबीसी का आकार कोई नियमित आकार नहीं, अनिश्चित आकार है। क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, हां सर डब्ल्यूबीसी के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो 1 नंबर दिला सकता है हमको कि डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर में न्यूक्लियस होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी के बारे में, जहां से प्रश्न मैंने देखा है कई सारे एग्जामिनेशन में इस वाले चैप्टर से यही तरह के प्रश्न पूछते हैं। बाकी ये लिम्फ, लसिका, उत्तक दर्भ, ये क्या होती है, महाधमनी, धमनी, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर ये ना बताते तो फिर चैप्टर का जो कंप्लीट ओवरऑल जो है वो आपको मिल नहीं पाता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, रक्त क्या होता है ये सारी चीजें बता दी। अब यहां से चलते हैं हम लोग किसके अंदर में, थ्योरी के अंदर में, टेस्ट के अंदर में। हमने कहा था कि इसका टेस्ट भी साथ में लगाएंगे, तो पूरा थ्योरी के अंदर में 4-5 चीजें थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी इस वाले चैप्टर से, पढ़ाना हमें सारा था। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और बचा हुआ भी है, हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमको लगा खत्म हो गया, हाँ और 4-5 मिनट की थ्योरी, इसको भी समझ लीजिएगा। यहां पर देखिए ये आपका धमनी का पूरा फिगर दिया हुआ है, इसको समझिएगा। धमनी क्या होती है, तो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली जो रुधिर वाहिकाएं होती है उसको धमनी कहते हैं। तो हमारी ब्लड को हार्ट से, यहां पर हार्ट है, हार्ट से ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक जो ले जाती है, तो विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली जो वेन होती है ना, नस होती है, नस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रुधिर वाहिकाएं जो नसें होती है, उसी को हिंदी में हम लोग धमनी के नाम से जानते हैं। धमनी और शिरा का सचित्र वर्णन यहां पर साफ साफ दे रखा है। ठीक है, जैसे आपने वाईफाई वाला केबल देखा है जिसमें कि बहुत सारा लेयर होता है, फाइबर केबल, ठीक है, ये वो देखा होगा, तो उसी तरह का हमारे यहां पर होता है। ये देखिए धमनी है और ये आपका क्या है, सीरा है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है बहुत विशेष तौर पर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इस फिगर को जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर या फिगर में दी हुई चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटी मोटी चीजें आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि ये एग्जाम आर्ट्स वाले बच्चे भी देते हैं, साइंस वाले बच्चे भी देते हैं। साइंस वालों के लिए आसान होगा, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए इतना ही याद रख लेना कि जाइलम में क्या होता है और फ्लोएम में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, यही उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को जानते हुए हर सब्जेक्ट के अंदर में मोटी और इंपॉर्टेंट बात को पूछा जाएगा आपसे। सीरा क्या होता है, देखिए विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके हृदय में वापस लाने वाली जो रुधिर वाहिका है उसको सीरा कहते हैं। आपने धमनी के बारे में जाना कि जो ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हृदय के अंदर में ब्लड आता है तो वो दूषित ब्लड होता है, जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो शुद्ध ब्लड हो जाता है। तो शुद्ध ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम धमनी करता है, और जो ये ब्लड वापस जाता है नस तक तो फिर से वो क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन को खो देता है, तो वो फिर ब्लड को कहते हैं कि गंदा हो गया वो ब्लड हमारा। ठीक है, तो जो दूषित ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस ब्लड को वापस हृदय तक तो कोई ना कोई नस लाएगा। तो वो जो नस होती है जो हृदय को, जो ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है वापस, उसको सीरा कहते हैं। तो ब्लड को ले जाने वाले जो नस होते हैं, ब्लड को हार्ट से ले जाने वाले जो नस होते हैं उसको धमनी कहते हैं, और ब्लड को विभिन्न भागों से दोबारा हार्ट तक लाने की जो नसें होती है उसको हम लोग सीरा कहते हैं। कोशिकाएं क्या होती है, देखिए धमनियां सीरा के विभिन्न भागों में बंटकर
क्या कहलाती है? धमनिकाएं कहलाती है, जो अंगों के अंदर विभक्त होकर अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं बनाती है, जिन्हें कोशिकाएं हम लोग कहते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? देखिए पेरिकार्डियम हृदय को बाहर से घेरने वाली दोहरी झिल्ली, ताकि हमारा हार्ट जो है सुरक्षित रहे, जिसके बीच में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो हृदय को बाहर से घेरने वाली दोहरी झिल्ली और उस झिल्ली के अंदर में पेरिकार्डियल लिक्विड पाया जाता है। यही कारण है कि वो जो झिल्ली है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। धमनी क्या काम करती है, सीरा क्या काम करती है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीवीआई मोटी मोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी। वीवीआई आप कहोगे सर इतना जब आपको पता ही है कि क्या पूछा जाएगा तो बस 10 मिनट के अंदर में वही पढ़ा के चले जाते हैं सर, इतना लंबा चौड़ा पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? फिर आपका वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, वो फ्लो नहीं बन पाता आपका। ठीक है, हाँ मुझे लगता है ये बताना चाहिए। अभी आप टेस्ट लगा लो, बहुत बच्चों ने टेस्ट नहीं लगाया, तो जो भी टेस्ट हमारा लॉन्च होगा उसके 1 वीक बाद बताएंगे कि टेस्ट 1 में कितना आया, किसका स्कोर हाई है, टेस्ट 2 में किसका स्कोर हाई है। ठीक है, चलिए तो बता देंगे टेस्ट 1 में किसका टॉप 3 का नाम बता देंगे आपको, 1 2 3 टॉप 3। ठीक है, चलिए पूरा बीएड में 120 नंबर का पढ़ाओगे ना, पूरा बीएड का सतीश आनंद चल रहा है 120 नंबर का हमारा, अभी से नहीं चल रहा है, आपका 10 नवंबर से क्लास चल रही है बीएड की। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट के अंदर में इस माइक को करेंगे हम करीब और कैमरे को करेंगे ऑफ, ताकि अच्छी साउंड आपको यहां से मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट की। ठीक है, 80 क्वेश्चन होंगे, टेस्ट थोड़ी फास्ट होगी वरना एग्जाम का समय है। ठीक है, तो चलिए कैमरे को ऑफ करते हैं और टेस्ट लेना शुरू करते हैं, फिर लास्ट में हम विथ कैमरा आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए पहला टेस्ट पर आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन को यहां से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए फटाफट लगाइए, आपका ध्यान टेस्ट पर अब होना चाहिए। थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी में नजर मिला के पढ़ना जरूरी होता है, टेस्ट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहला टेस्ट यहां पर है, क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य के अंदर में, बी तिलचट्टा में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। तो आप कहोगे कि सर खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर में पाया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का जो बहाव होता है वो ओपन स्पेस यानी खुले जगहों में होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी? जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग कहते हैं हीमोसिल। ठीक है, और तिलचट्टा में रक्त वाहिनियां जो है नहीं पाई जाती है, यही कारण है कि तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड का फ्लो याद रखिएगा, तिलचट्टा में रक्त वाहिनियां नहीं होती, जो नस हमारे अंदर में होती है तो नस के अंदर ही जाता है, पूरा बॉडी में ब्लड नहीं फैलता है। लेकिन तिलचट्टा के अंदर में क्या होता है, कोई नस नहीं होता है, पूरा बॉडी में ही उसका ब्लड फैलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अरे पहले क्वेश्चन में कह रहे हो फास्ट, पहला क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल करने दो, फिर फास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए, मानव का हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। ये प्रश्न आप पूछा है कई बार एग्जामिनेशन में, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या। और मैंने अपनी जो वो सोशल साइंस वाली करवाई थी मैराथन, उसके अंदर में भी ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो याद रखिएगा कि जो भी मैमेलिया वर्ग होता है उसके अंदर में मानव भी आता है, मैमेलिया वर्ग के अंदर में। तो इसमें जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय के अंदर में। कितने पाए जाते हैं? 4। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर C4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल और लवण का जो परिवहन होता है वो हमेशा कैसा होता है? चलिए 140 में जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशा के अंदर में होता है। कैसा होता है? एक दिशा के अंदर में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में कहता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में
जल्दी से बताइए, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक किसको कहते हैं? आरबीसी का जो कब्रगाह है किसको कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा पलीहा। पलीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? फटाफट बताइएगा, आंसर हो जाएगा पेसमेकर कहते हैं। सीरा आलिंद छिद्र को पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा अगर किसी को हो तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइपरटेंशन, ना कि हाइपोटेंशन। ठीक है, हृदय घात क्या होता है? जब ब्लड हमारा लीक होने लगता है हृदय में, तब उसको हृदय घात कहते हैं। हाइपरटेंशन यहां पर आंसर हो जाएगा सी, हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो हैमरेज कर जाता है। ठीक है, तो ब्रेन हैमरेज क्यों होता है? सभी लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है, तो वहां पर आपको क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, जो हाइपरटेंशन की अवस्था में मस्तिष्क जो हमारा है, ठीक है, माइंड, मस्तिष्क की जो रक्त कोशिकाएं होती है वो फट जाती है, इतना ज्यादा ब्लड का प्रेशर होता है। और मस्तिष्क का जो गॉड ने जो बनाया है ना, वो नसें, वो हमारी जो हाथ पांव में नस होती है उसके मुकाबले कमजोर नसें होती है। जब वहां पर हाई प्रेशर, चूंकि कम जगह के अंदर में एक छोटा सा ब्रेन है, इसके अंदर में इसी में सारा चीजें जोड़ना है। आप सोच लो, अगर बहुत बड़ा आप टीवी कंप्यूटर लेते हो तो उसमें देखते हो मोटी मोटी तारें, सारी चीजें होती है। एक छोटा सा मोबाइल फोन लोगे तो उसमें देखते हो कितनी छोटी चीजें सारी उसमें इंक्लूड की होती है। ठीक है, तो उसी तरह से गॉड ने जब मस्तिष्क को बनाया तो वहां पर चूंकि सारी कम जगहों में सारी चीजें डालना था, तो वहां पर पतली नसें डाली गई। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होती है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो पतली नसें उतनी प्रेशर को झेल नहीं पाती है, और जिसके कारण वो नसें वहीं पर फट जाती है और ब्लड का लीक होने लगता है। इसी को ब्रेन हेमरेज के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन हमारा किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा होगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा हाइपरटेंशन, डी नंबर 7 का डी नंबर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है यहां पर, चलिए, प्रश्न है कि निम्न में कौन न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? न्यूट्रोफिल के अंदर में, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल में किस तरह का केंद्रक पाया जाता है? याद रखिएगा न्यूट्रोफिल में किस तरह का केंद्रक पाया जाता है? फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में न्यूट्रोफिल में किस तरह का पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रोफिल के अंदर में एस आकारीय जो है केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ही कर लीजिएगा, न्यूट्रोफिल के अंदर में जो है कैसी कैसी आकार की ये पाई जाती है, केंद्रक पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रोफिल के अंदर में जो है बहुपाली केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से रक्त बैंक के नाम से कौन जाना जाता है? फटाफट बताएंगे, रक्त बैंक के नाम से कौन जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में रक्त बैंक के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने पलीहा के बारे में जाना कि आरबीसी का कब्रगाह जो है पलीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? पलीहा को कहते हैं। कब्रगाह जो है पलीहा को कहा जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप कि पलीहा के अंदर में क्या होता है ना, पुराना आरबीसी जमा रहता है, आरबीसी जमा रहता है, पुराना रेड ब्लड सेल जमा होता है। तो यही जो पुराना रेड ब्लड सेल जमा होता है, इसी को रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र के अंदर में कितना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? चलिए, एक हृदय चक्र के अंदर में 0.8 सेकंड लगता है। एक हृदय चक्र के अंदर में 0.8 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या कहलाता है? 11 नंबर में जल्दी से बताइए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या कहलाता है?
चलिए 148 में फटाफट बताते चलिए क्या कहलाता है 148 में। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कि एक मानव हृदय का परकुंचन, मैंने बताया था कि मानव हृदय का 120/80 होता है, जिसमें 120 जो है वो परकुंचन होता है। 120 क्या होता है? परकुंचन होता है। ठीक है, मैंने बताया था 120 जो है वो क्या होता है? परकुंचन होता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 120। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का रक्त दायां आलिंद में डैश से प्रवाह करता है। तो 20वां नंबर प्रश्न में, 12वां नंबर प्रश्न में, शरीर का जो रक्त है वो दायां आलिंद में डैश से प्रवेश करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च महाशिरा से करता है। तो आंसर होगा यहां पर 12 का डी नंबर। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों में से हृदय में जाता है। अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों से हृदय में जाता है, किसके द्वारा? फुफ्फस शिरा द्वारा, फुफ्फस धमनी द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर होगा कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है, किसके द्वारा? फेफड़ों से हृदय जाता है हमारा फुफ्फस द्वारा, है ना, फुफ्फुस द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 13 का बी। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों का कार्य क्या है? 14 नंबर में, धमनियों का कार्य क्या है? धमनियां शुद्ध तथा ऑक्सीजन रहित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो आंसर हो जाएगा 151 का यहाँ पर ए नंबर, शुद्ध रक्त का वहन करना। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है कि धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। 15 में, धमनियां शुद्ध रक्त को पहुंचाती है, कहां पहुंचाती है? चलिए चलिए नेक्स्ट है, धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। धमनियां शुद्ध रक्त कहां पहुंचाती है? मैंने आपको धमनी और शिरा का कार्य बताया था। धमनी और शिरा का कार्य बताया था। धमनी क्या काम करती है और शिरा क्या काम करती है। ठीक है, धमनी क्या काम करती है और शिरा क्या काम करती है, ये दोनों चीजें बताया था आपको। ठीक है, तो धमनियों का काम क्या है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना ब्लड को, शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़े में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फेफड़े का तो देखिए कोई बात नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, डी नंबर ऐसे ही कट गया। धमनी के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, धमनियों के कार्य के बारे में हमने आपको बताया था। तो बताइए क्या कार्य करती है धमनी? धमनियां जो है क्या कार्य करती है? अभी आपने देखा कि धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त का वहन करती है। लेकिन शुद्ध रक्त कहाँ होता है? शुद्ध रक्त तो हमारे हार्ट में होता है। तो हार्ट से ये क्या करेगा? शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 का ए नंबर। बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं आप। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। शिराएं अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचाती है? 16 नंबर में, जल्दी से बताइए। शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। शिरा क्या करती है? शिरा जो है आपको मैंने बताया कि शरीर के अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध ब्लड है उसको वो हृदय तक लाती है। जब बोलते हैं ना कि अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, क्वेश्चन में कह रहा है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, यहां पर भी कह रहा है कि शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो शुद्ध रक्त कहां से कहां जा सकता है? हमारे हार्ट से जा सकता है। यहां पर कह रहा है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। ऐसे भी शिरा का काम याद रखिएगा कि बॉडी के विभिन्न भागों से ब्लड को जमा करके जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है उसको कहां तक पहुंचाती है? वो हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। कौन सा ऐसा कोशिका है जो रक्त स्राव को रोकने का काम करती है? 17 नंबर में। याद रखिएगा यहां पर सफेद रक्त यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है ये क्या करती है? रक्त स्राव को रोकने का काम करती है। ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सही कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि WBC के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा आप। WBC के बारे में, पहले WBC के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। WBC होती क्या है? WBC जो है इसके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है क्या? हीमोग्लोबिन होता है क्या? तो आंसर होगा नो, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं
पाया जाता है WBC के अंदर में, पाया जाता है WBC के अंदर में। अगर आपका कभी हाथ पांव कटता है तो हमारे ब्लड के अंदर में प्लेटलेट्स होता है, और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है कि रक्त के थक्का को जमाना, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से ब्लड का स्राव जो है वो रुक सके। तो आंसर हो जाएगा 17 का डी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फटाफट बताइए। लसिका रंगहीन है क्योंकि इसके अंदर में पाया जाता है हमारा क्या, इसके अंदर में पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है, ठीक है। तो रंगहीन होने का मतलब है कि लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, इसलिए ये रंगहीन है, ठीक है। रेड ब्लड सेल होता तब तो इसका कलर रेड होता, चूंकि ये इसके अंदर में रेड ब्लड सेल नहीं होती है, इसलिए लसिका जो है वो रंगहीन होती है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लसिका वहन करती है, लसिका का मेन काम क्या होता है, ठीक है। लसिका जो है इसका मेन काम क्या होता है? तो लसिका का जो मेन काम होती है, ये वसीय भोज्य पदार्थों को आंत से सीरिय रक्त तक में पहुंचाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या करती है, ये अवशोषित करने का काम करती है। तो आंसर हो जाएगा 156 का, यहाँ पर 19 का हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतरण में क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चंस दिखा देते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट में हमने यहाँ पर आपके लिए लगा के रखा है आंसर। जब ये PDF अपलोड होगी तो वहाँ से भी इसका आंसर लेकर के आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टिक किया हुआ PDF रहेगा ही, फिर इसके अलावा आंसर भी नीचे हम दे देते हैं, ताकि वहाँ से भी अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो आप वहाँ से करेक्ट देख सकते हो एग्जैक्ट में क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 तक 15 तक हमने कर लिया था, 16 भी कर लिया था, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न हम यहां पर देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए फटाफट आते हैं 20वां नंबर प्रश्न में। क्वेश्चन है यहां पर कि पौधे की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतरण से क्या होता है? तो पौधे की जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है? 20वां नंबर प्रश्न याद रखिएगा, मिट्टी से जल जो है जड़ों में प्रवेश करता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन जो है वो क्या कहलाता है? तो जल का निष्कासन जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन क्यों होना चाहिए? खनिज अवशेषण एवं वहन के लिए जरूरी है, जल के परिवहन के लिए, ताप का संकुचन के लिए, या फिर इनमें से सभी? तो ऐसा लग रहा है कि वाष्पोत्सर्जन से ताप का संतुलन तो जरूर बनेगा, जल का परिवहन भी होगा। जब वाष्प बन करके जल उड़ेगा तब पत्तियों में जल की कमी महसूस होगी, तभी तो हाई प्रेशर वाटर से, जहां पर ज्यादा पानी है पत्तियों पौधे की जड़ों में, ये ऊपर तक जाने का काम करेगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, कि वाष्पोत्सर्जन से खनिज अवशोषण एवं वहन होता है, जल का परिवहन होता है, ताप का संतुलन भी बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? तो शिशुओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, कोशिकाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, या फिर धमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह पर दबाव, या फिर इनमें से सभी? आपके हिसाब से ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर को अगर हम देखें तो महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में जो प्रवाह होता है, उसका प्रवाह का जो दबाव होता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है भैया, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? आलिंदों के संकुचन से, नीलय के शिथिलन से, या फिर नीलियों के संकुचन से, या फिर आलिंदों के शिथिलन से? 24वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा नीलय का जब संकुचन होता है, नीलय का संकुचन होने से जो है ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप या रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। डायलिसिस मशीन क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस में होता क्या है? जब किसी को किडनी किसी का फेल हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है, तब वहाँ पर किडनी जो है वो कहीं ना कहीं छांकने का जो काम होता है, साफ करने का, वो नहीं कर पाता है। तो उसमें डायलिसिस के माध्यम से जो शरीर के बने हुए जो वेस्ट चीज़ें होती है, जो
लिक्विड फॉर्म में होती है उसको जो है डायलिसिस मशीन से ब्लड को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उच्च रक्तदाब में क्या होता है? जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो धमनिकाओं का फैलना होता है, धमनिकाओं का सिकुड़ना, धमनिकाओं का सामान्य रहना, या फिर इनमें से सभी। 26वां नंबर प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा 26 का आंसर ए, धमनिकाओं का फैलना। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27वां नंबर, कहता है रक्तचाप या फिर हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? तो चिंता, उत्सुकता, रोग, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है उच्च रक्तचाप घातक क्यों हो जाता है? उच्च रक्तचाप जो है वो घातक क्यों हो जाता है? तो याद रखिएगा उच्च रक्तचाप जो है इसलिए घातक हो जाता है कि इससे रक्तवाहिनियां फट सकती है, इससे आंतरिक रक्तस्राव हो जा सकता है, इससे हृदयघात यानी हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर से ये सारी चीजें हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्लास प्रॉपर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 29 नंबर में। 29वां नंबर प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा SA नोड के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30वां नंबर, कहता है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करने के लिए फेफड़ा होता है, नीलय, आलंद, या फिर इनमें से सभी। 30वां नंबर प्रश्न, 30वां नंबर प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा भैया कि नीलय के द्वारा जो है वो संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव में रुधिर एवं चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में जाता है? किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार ही हृदय के अंदर में जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे मछली के अंदर में इस तरह की घटना होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, मछली। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन को लाल कौन बनाता है? तो लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, इनमें से सभी। 32वां नंबर प्रश्न, तो आपको पता है कि लाल रंग आयरन के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा लोह। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन जिसके अंदर में कम हो जाएगा उसको इनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 33 का ए, इनीमिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34वां नंबर, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो है वो क्या होता है? 80 mm, 100 mm, 120 या फिर 130। तो यहां पर याद रखिएगा अनुशीतलन किसको कहते हैं, प्रकुंचन किसको कहते हैं। नहीं याद रखेंगे तो आपको गलत करके आएंगे प्रश्न को। तो याद रखिएगा जब भी आपको पूछे कि अनुशीतलन किसको कहते हैं, अनुशीतलन किसको कहते हैं 34वां नंबर प्रश्न में, तो याद रखेंगे कि 80 mm जो होता है 120/80, तो ये 80 जो है ये अनुशीतलन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आते हैं, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? फटाफट बताएंगे। चलिए बताइए, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है? मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में या मछली में? 35वां नंबर प्रश्न 35 के अंदर में, तो याद रखिएगा किसके अंदर में नहीं पाया जाता है? तो मछली के अंदर में नहीं पाया जाता, दोहरा परिसंचरण मछली में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है कि दोहरे परिसंचरण से एक चक्र में रक्त का वहन होता है। दोहरे परिसंचरण से, दोहरे परिसंचरण के एक चक्र में रक्त का वहन होता है इस चीज में 36 में, जल्दी से बताइए। 36वां नंबर प्रश्न, आंसर हो जाएगा कि हृदय और फेफड़े के बीच और हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। दोहरे परिसंचरण में एक चक्र जब होता है तो पहले ही चक्र के अंदर में यानी एक चक्र के अंदर में ही हृदय और फेफड़े के बीच भी रक्त का वहन होता है, हृदय और शरीर के दूसरे अंगों के बीच भी वहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? यहाँ पर WBC की जीवन अवधि पूछा है, आंसर हो जाएगा 12 से लेकर के 20 दिन तक WBC जिंदा रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्प में किसमें खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? 38वां नंबर प्रश्न, याद रखिएगा मनुष्य के अंदर में खुला जो परिवहन तंत्र है वो नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के श्वेत रक्त कणिकाओं से हिपेरिन या हिस्टेमिन का स्राव बनता है? किस विकल्प से? श्वेत रक्त कणिका से यानी WBC से किस कंडीशन में हिपेरिन और हिस्टेरिन इनका जो है स्राव होता है 39 में? तो याद रखिएगा कि बैसोफिल की स्थिति में इस तरह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है? हृदय के डैश से किससे? दायां आलिन से, बायां आलिन से, दायां नीले से या फिर बायां नीले से? 40वां नंबर प्रश्न, तो आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पर सी नंबर, किससे भैया? तो दायां नीले से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है?
चलिए फटाफट बताएंगे 41 में, तो आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ठीक है, किस जीव में ऑक्सीजन उत्तकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो उत्तक तक नहीं जा पाता है रक्त के माध्यम से, ये किस में संभव है? ये तिलचट्टा में है, क्योंकि तिलचट्टा के अंदर में नस नहीं होता है, वैन नहीं होता है। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? 42वां नंबर। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है मक्खी के अंदर में। ठीक है, मक्खी के अंदर में आपको हीमोग्लोबिन नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मनुष्य हो, पक्षी हो, इसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हृदय का पेस मेकर कौन कहलाता है? पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर के नाम से विख्यात है SA नोड। SA नोड जो है हृदय का पेस मेकर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना? ये सवाल जो है अपने आप में गोल्डन क्वेश्चन है और बहुत चमत्कारी सवाल है, बार बार आएगा आपको एग्जामिनेशन में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120/80 होता है, बहुत बेसिक है इसलिए पूछा जाएगा, डीएलएड के अंदर में पूरा चांस है। मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है। 45वां नंबर प्रश्न, मानव के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है वो उच्च बंधुता रखता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानव रुधिर वहन करता है। चलिए नेट वगैरह ठीक चल रहा है, प्रॉपर आप लोग देख पा रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? चलिए कोई इशू नहीं है। चलिए रोशनी, अंजलि, प्रिया, नेहा, फैजान, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक ऑफर जो अभी आई हुई है होली 300 वाली, शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, तो एक बार जरूर आप गाइड कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को। ठीक है, होली 300 कूपन कोड जरूर लगाएं अगर वो ड्रीम सेवक IAS से कोर्स लेते हैं तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट भी बीएड का भी बढ़ेगा, डीएलएड का भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम के अगर 5 दिन भी रहेंगे, पढ़ना तो आप ही को है। अगर नहीं पढ़ते हो तो समझ लो कि कोई और पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका कोई अपना ना छूटे, दोस्त यार ना छूटे, उन तक जरूर मैसेज पहुंचाएं और उनको बताएं होली 300 ऑफर के बारे में, और ड्रीम सेवक IAS की ऐप जो है उसको भी भेजें और उसको पूरा फ़ोन पे गाइड करें कि कैसे कैसे वो कोर्स को खरीद सकता है और डेमो वगैरह कैसे देखता है। सबसे पहले डेमो वगैरह दिखाएं उनको, डेमो देखे, पसंद आए, सबको पसंद आता है डेमो। ठीक है, हमने फ्री कर रखा है हर सब्जेक्ट के अंदर में एक वीडियो, आपको पता है। ठीक है, तो सबको पसंद आता है, जो एक बार डेमो देख लेता है उनको कोर्स लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें जेन्युइन चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो में हम लॉक नहीं रखते हैं। तो मानव रुधिर वहन करता है भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का, या फिर इनमें से सभी। 46 के अंदर में याद रखिएगा, मानव हृदय जो है 46 के अंदर में बताते हुए चलेंगे। 46 में मानव हृदय जो है वो क्या करता है? मानव रुधिर जो है वो वहन करता है भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थों का, सारी चीज़ों का जो ब्लड है वो लेके जाता है, लेके आता है। तो आंसर डी हो जाएगा। कहता है रुधिर क्या है आपके हिसाब से? ब्लड जो है, ब्लड क्या है आपके हिसाब से? फटाफट बताइए, ब्लड क्या है 47 में? तो याद रखिएगा ब्लड क्या है आपके हिसाब से 47। तो आपके हिसाब से ब्लड क्या है? तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है, तो आंसर हो जाएगा डी, तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? 48 नंबर में। तो याद रखेंगे प्लाज्मा के अलावा रक्त के अंदर में क्या पाया जाता है जी? प्लाज्मा के अंदर, रक्त के अंदर में हमारा प्लाज्मा के अलावा रक्त में RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है और रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अच्छा, प्लाज्मा किसको कहेंगे? प्लाज्मा एक ऐसा तरल भाग होता है जिसमें ना तो RBC होता है ना तो WBC होता है प्लाज्मा के अंदर में। तो ब्लड का वो पार्ट जिसमें RBC WBC ना हो उसको प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भैया फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? कहाँ से जाता है? ये दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में? ठीक है, ये पूरा जो है चारों ऑप्शन दिया हुआ 49 में, आपको पढ़ के बताना है क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि फुफ्फुस शिराओं से ऑक्सीजन ये बाएं आलिंद में जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का वहन कैसे होता है? रक्त का वहन 50वां नंबर प्रश्न, मजेदार प्रश्न है। A और C दोनों के द्वारा रक्त का वहन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, A और C। अगला प्रश्न है जब आलिंदों में शीतलन या फैलाव होता है तो क्या कहलाता है? 51 में जब आलिंदों में शीतलन या फैलाव होता है तो ये दोनों निलय संकुचित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 52वां नंबर प्रश्न, सरीसृप के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? 53 नंबर में रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो आंसर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है 54 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा 54 में?
54 के अंदर में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, जल का वहन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। 55वां नंबर प्रश्न 55 में आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि हृदय के वेशमों का शीतलन कहलाता है। 56 में हृदय का जो शीतलन, हृदय के वेशमों का शीतलन जो है वो डायस्टॉल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सरीसृप के हृदय में डैश होते हैं। 57वां नंबर प्रश्न, सरीसृप के हृदय के अंदर में 2 आलिंद एवं 1 निलय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अगेन, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हमने आपको बताया कि 4 कोष्ठ होता है। मछली के हृदय में अगर पूछे तो आंसर कहिएगा कि 2 होता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पौधे की आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। पौधे में आवश्यकता से अधिक अगर जल हो जाता है तो वो किस प्रक्रिया से बाहर निकलता है, तो वाष्प के उत्सर्जन से, इवेपोरेशन के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। 4 ऑप्शंस फटाफट पढ़िए, मैं सिर्फ एक ऑप्शन को आपको आंसर देता हूं लेकिन आपको चारों पढ़ना है। तो पौधे में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसका अवशोषण पौधे में अपने जड़ों से करता है। किसका अवशोषण पौधे अपना जड़ों से करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल या फिर इनमें से सभी। 61 नंबर में 61वां नंबर प्रश्न है, तो आंसर होगा कि पौधे जो है अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल तीनों चीजों का अवशोषण करता है, तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 62वां नंबर है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। 62वां नंबर प्रश्न, तो आंसर होगा विसरण के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा उत्तक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रूम से पत्तियों तक पहुंचाती है। 63 नंबर में आंसर हो जाएगा बी, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 64वां, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। 64 में तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कहता है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति जो है रक्त के लाल होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसए नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र जो है अंकित करता है। 66 नंबर में तो याद रखिएगा डायलाइजर के द्वारा इसको करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, डैश शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कोरोना के केस में एंटीबॉडी का बहुत ज्यादा जिक्र होता था, तो याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट जो है शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है या काफी आसान है या शिक्षक के लिए आसान है या संभव ही नहीं है। 68 नंबर में तो आंसर हो जाएगा काफी आसान मामला है। वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को दिखाना, प्रदर्शित करना है ना, बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बना दोगे आप, तो ये कैसे है, ये बिल्कुल आसान बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। 69वां नंबर प्रश्न 69 में तो याद रखिएगा सबसे तेज धड़कन जो है वो आपका होता है चूहा का। यह प्रश्न एक बार पहले भी मैंने आपको करवाया था। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो याद रखिएगा 70वां नंबर प्रश्न में सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तक जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जब करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट का रूप बदल करके सुक्रोज में लेकर के जाता है, सुक्रोज के रूप में ले जाता है। तो फ्लोएम से होता है फूड, फ्लोएम से होता है फूड, और फ्लोएम का काम होता है क्या, फ्लोएम का काम होता है फूड को लाना, ले जाना। फूड को एक्चुअली में लाना क्या, ले जाना होता है फ्लोएम का काम, और जाइलम का काम होता है जल को ले जाना। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है आपके हिसाब से, उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। रक्त जो है एक उत्तक है। रक्त क्या है, उत्तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। 72वां नंबर प्रश्न, चलनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती है, तो आंसर होगा सी, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। 73 में आरबीसी की जीवन अवधि जो है 120 दिन होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन होती है। चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय जो है वो घिरा होता है। मानव हृदय किससे घिरा होता है, तो मानव हृदय भैया घिरा होता है परिकार्डियम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑक्सीजन ले जाने का, लाने का काम कौन करता है, तो WBC जो है ऑक्सीजन का वाहक करता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, WBC RBC से प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा। संवहन उत्तक के रूप में कौन पाए जाते हैं। संवहन उत्तक, संवहन मतलब लाने ले जाने वाले उत्तक कौन कहलाते हैं,
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जाइलम और फ्लोएम, चूंकि दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो इसलिए ये संवहन ऊतक कहलाएंगे। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मतलब समझ रहे हैं, भोज्य पदार्थ मतलब हो गया फूड, और फूड जो होता है वो फौ से होता है, तो फौ से क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। मुझे लगता है कि हर कोई अब पकड़ लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 78 में कहता है जी, क्या कहता है जी? फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुष्मिता, उषा, अंजलि, राजिया, परवीन, शाजदा, सानू, फैजान, अल्ताफ, पसंद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ लोग टेस्ट में गायब हो गए हैं ना। 78 नंबर में बता दीजिए, बस कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट और क्लास चलेगी। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स का ये काम होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का जमाता है। कहता है कि ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? 79 में ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, एंटीजन ए और बी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले जा सकता है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले जा सकता है, मतलब कौन सा रक्त समूह वाला है जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है? यहां पर कह रहा है यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में, यूनिवर्सल रिसीवर। और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आंसर हो जाएगा ए बी, जो है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन रक्त समूह सब को रक्त दे सकता है? अगेन यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। दोनों प्रश्न से एक प्रश्न पूछा जाएगा, 80, 81, ये दो में से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओ, जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। जैसे आप कहोगे ना कि हम बहुत बड़े दानी हैं, तो लोग कहेगा ओ ऐसा है क्या, तो आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, ओ। अच्छा, तो ये है यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर 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 क्या करता है? कोई चीज मांगता है किसी से कि दे दो दे दो, आप कहते हो अरे चलो ए बी हटो, है ना, तो ये ए बी हो गया, ए बी। ठीक है, कुछ भी ऐसा करके याद रख सकते हो, खुद को उल्लू बना करके, खुद को बेवकूफ बना करके याद रखने की कोशिश कीजिए। ज्यादा चालाक होकर याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर हो जाएगा, ए बी यूनिवर्सल डोनर होगा, तो बोलेंगे ओ ऐसा है क्या, यूनिवर्सल डोनर हो, बहुत बड़े डोनर हो तुम, सारी चीजें डोन कर मतलब डोनेट कर सकते हो, सबको डोनेट कर सकते हो, तो ओ इसमें बोलेंगे ओ। ठीक है, दोनों प्रश्न वीवीआई है, कैसे करके जैसे करके याद रखना है आप याद रखिए, लेकिन याद तो रखना होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है 82 में, कहता है कि निम्न में कौन रक्त समूह बी के जीनोटाइप को निरूपित करता है? 82वां नंबर प्रश्न है। अच्छा, आप लोग रिवाइज करते हो या सिर्फ पढ़ते हो? एक बार पढ़ के छोड़ोगे ना, कुछ नहीं होगा, मीन्स जीरो। एक बार पढ़ लिया, जो एक सप्ताह पहले पढ़ा वो आपका जीरो हो गया, फिर कोर्स लेने का फायदा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आपको पढ़ना होगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है ना, ये नहीं पूछा जाएगा आपको 82 नंबर में, इसको आपको याद नहीं रखना है, लेस इंपॉर्टेंट, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में मत रखिएगा, मैं आंसर भी नहीं दे रहा हूं, नीचे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। कहता है रक्त समूह के वंशागति के लिए कितने अम्लीय होता है? 83 नंबर में। इसका आंसर ऐसे मैं दे देता हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है 82 नंबर में, तो आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त समूह के वंशागति के लिए कितने अलील होता है? 83 नंबर में, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट फटाफट। 83, बस 3-4 क्वेश्चन बचे हुए, मतलब 2 क्वेश्चन और बचे हुए 83 के बाद। 85 तक हम लोग यहाँ क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 84 में कि ब्लड समूह ए कौन सा एंटीजन देगा? अगर देखिए ए है ना, ए है अगर वो, तब तो वो कैसा देगा भैया? 84 में ब्लड समूह ए है, वो कौन सा एंटीबॉडी, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? जल्दी से बताइए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? बी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है हमारा 85 में। फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? संतान का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है? जलवायु पर, आसपास के वातावरण, माता पिता के रुधिर वर्ग पर? तो आंसर हो जाएगा माता पिता के रुधिर वर्ग पर। आखिरी 30 दिनों में बेहतर तैयारी करवाएगा ये बैच आपका। सुपर फास्ट प्रिपरेशन होगा लास्ट 30 डेज में,
शॉर्ट नोट्स मिलेगा ताकि कम समय में आप रिवाइज कर सकते हो। चैप्टर वाइज थ्योरी विद टेस्ट मिलेगा। इस कोर्स में सीबीटी नहीं है, अगर आपको सीबीटी लेना है तो अलग से आप ले सकते हैं। पूरा कोर्स और टेस्ट जो है, जो कि 999 का आ रहा था सीबीटी को लेकर के, सीबीटी अब हटा करके 499 में पूरा थ्योरी और टेस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरे कोर्स की अगर हम बात करें तो आपको सीबीटी अलग से मिल रहा है 299 का। अगर आप कोई कोर्स नहीं लिए हैं, सीबीटी सिर्फ लेना चाहते हैं तो 299 का सीबीटी ले लें। सीबीटी क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे अब रियल एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर पे होगा, उसी पैटर्न पर पूरा टेस्ट 11 मॉडल टेस्ट यहां पर लिया गया है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले गए हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आप कितने पानी में हो। हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, कलेक्शन ऑफ ईवीआई क्वेश्चन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकोगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के टाइम की जो कमी होती है वो यहां पर दूर होगा। और टेस्ट सीरीज के साथ एग्जाम में होने वाली जितनी सारी गलती है एग्जाम हॉल में, वो सारी गलती आप अपने घर में करके सीख लोगे कि कैसे आपको गलती से कम करना है। और वहां पर जब जाओगे तो सारी चीजें आसान आपको लगने लगेगी, सारे सिस्टम बड़ी आसान लगेंगे आपको जब ये सारे टेस्ट लगाओगे। यहां पर ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी बनेगी, कितने किस सेक्शन में कितना नंबर आपने दिया, वो सारा चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको ये दोनों चीज एक साथ लेना है, जैसे आपको पूरा टेस्ट पूरा कोर्स ले लेना है यहां पर, और साथ ही साथ टेस्ट दोनों एक साथ अगर चाहिए, चूंकि अलग अलग लेते हैं तो 800 रुपीज लगता है, अगर एक साथ ले लेते हैं तो 700 में यानी 699 में पूरा कोर्स आपको एक साथ जो है यहां पर देखने को मिलता है। तो आप 699 में पूरा उम्मीद बैच ले सकते हैं। इसके अंदर में आपको फुल कोर्स के साथ, पीडीएफ वगैरह के साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ आपको सीबीटी भी इसके अंदर में शामिल है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शामिल है। कैसे लेना है, तो इसके अलावा देखिए हमारा बीएड का भी कोर्स चलता है। बीएड का सिलेक्शन 30 डे नाम है, इस नाम से कोर्स आया हुआ है। इसमें भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। 999 की ये फी थी, एग्जाम की करीबी को देख के 499 कर दिया गया। अगर आपके रिलेटिव में कोई है तो आप उनको एनरोल करवा सकते हो। कैसे आप करेंगे, आप सीधा सीधा इस नंबर पर व्हाट्सअप पे हाई लिख देंगे, हम सारी लिंक्स आपको भेज देंगे। अन्यथा आप ड्रीम सेवक आईएएस अगर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये वाली ऐप मिल जाएगी। इसको रजिस्टर करके यहाँ से जाकर के पेड कोर्स के अंदर में जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कैसे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी बैनर है, जो कोर्स आपको लेना है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे आने वाले 1-2 दिनों में, तो सारी जो वीडियो है वो चलने लगेगी इसके पीछे, और कैसे स्टेप बाय स्टेप खरीदते हैं वो मैं आपको इसके अंदर में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि अच्छा लगा होगा। 499 में आप उम्मीद बैच के साथ जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं 299 में, या फिर उम्मीद बैच जो है आपका 699 वाला जिसमें कि टेस्ट और कोर्स दोनों है, उसके साथ आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।